नमस्कार। मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, भारत के औद्योगिक जीवन को गति देने वाले, आईटी प्रोफेशन को बल देने वाले सभी अनुभवी महानुभाव और आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुई हमारी युवा पीढ़ी, गांव में सीएससी के सेंटर पर बैठे हुए बहुत आशाओं के साथ सपने संजो करके जी रहे हमारे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, आईआईटी समेत अनेक इंस्टीट्यूशंस के विद्यार्थी, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जो मुझे सबसे प्रिय काम है, ऐसे अवसर पर आज आपके बीच आने का मौका मिला है। हमारे मंत्री श्रीमान रविशंकर जी सरकार के काम का ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं इस काम के लिए आपके बीच नहीं आया हूं। कोई भी इंसान अपने कैरियर में कितना भी आगे चला जाए, वैभव कितना ही प्राप्त कर ले, पद प्रतिष्ठा कितनी ही प्राप्त कर ले, एक प्रकार से जीवन में जो सपने देखे हों, सारे सपने अपनी आंखों के सामने उसने अपने स्व प्रयत्न से साकार किए हो, उसके बावजूद भी उसके मन में संतोष के लिए एक तड़पन रहती है। भीतर संतोष कैसे मिले? और हमने अनुभव किया है कि सब प्राप्ति के बाद वह किसी और के लिए कुछ करता है, कुछ जीने का प्रयास करता है, उस समय उसका सर्टिफिकेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। मैं अभी प्रारंभ की फिल्म में श्रीमान अजीम प्रेम जी को सुन रहा था। 2003-04 में जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जब वो मिलने आते थे, तो अपने बिजनेस के संबंध में, सरकार के साथ किसी काम के संबंध में वो बात करते थे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि पिछले 10-15 साल से जब भी मिलना हुआ है, एक बार भी वे अपना कंपनी का, अपनी कॉरपोरेट वर्ल्ड का, उसके काम की कभी चर्चा नहीं करते। चर्चा करते हैं तो जिस मिशन को लेकर के इन दिनों जो काम कर रहे हैं वो एजुकेशन का, उसी की चर्चा करते हैं, और इतने इन्वॉल्व होकर के करते हैं जितना कि वो अपनी कंपनी के लिए नहीं करते थे। तो मैं अनुभव करता हूं कि उस उम्र के इस पड़ाव पर जीवन में इतनी बड़ी कंपनी बनाई, इतनी बड़ी सफलता की यात्रा की, लेकिन संतोष मिल रहा है अभी जो काम कर रहे हैं उससे। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, अगर मान लीजिए एक डॉक्टर है तो किसी की सेवा नहीं करता है, करता है। एक साइंटिस्ट है, लेबोरेटरी के अंदर अपनी जिंदगी खपा देता है और कोई ऐसी चीज खोज करके लाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। इसका मतलब नहीं है कि वो समाज के लिए काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद के लिए जीता था या खुद के नाम के लिए कर रहा था। जी नहीं, वो कर रहा था लोगों के लिए, लेकिन अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने, अपनी मौजूदगी में जो करता है उसका संतोष कुछ अलग होता है। और आज वो संतोष आखिरकार की जो मूल प्रेरणा होती है, हर इंसान कुछ, आप भी अपने आप देख लीजिए, अपने खुद के जीवन से देख लीजिए, स्वांतः सुखाय। कुछ लोग ये करते हैं इसलिए कि भाई मुझे संतोष मिलता है, मुझे भीतर से
आनंद मिलता है, कि मुझे एक ऊर्जा मिलती है। हम रामायण में सुन रहे हैं कि एक गिलहरी भी राम सेतु के निर्माण में राम के साथ जुड़ गई थी। लेकिन एक गिलहरी ने तो प्रेरणा पाकर के उस पवित्र कार्य में जुड़ना अच्छा माना, लेकिन दूसरा भी एक दृष्टिकोण हो सकता है कि राम जी को भी अगर सफल होना है, ईश्वर भले ही हो, उसको भी गिलहरी की जरूरत पड़ती है। जब गिलहरी जुड़ जाती है तो सफलता प्राप्त होती है। सरकार कितने ही इनिशिएटिव लेती हो, सरकार कितने ही बजट खर्च करती हो, लेकिन जब तक जन जन का उसमें हिस्सा नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगी, तो हम जो परिणाम चाहते हैं, इंतजार नहीं कर सकता हिंदुस्तान। दुनिया भी हिंदुस्तान को अब इंतजार करते हुए देखना नहीं चाहती है। दुनिया भी हिंदुस्तान हमें लीड करे इस अपेक्षा से देख रही है। अगर ये दुनिया की अपेक्षा है तो हमें भी हमारे देश को उसी रूप से करना होगा। अगर वो करना है तो हिंदुस्तान के सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव कैसे आए। मेरे पास जो कौशल है, सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो अनुभव है, उसका कुछ उपयोग मैं किसी के लिए कर सकता हूं क्या? एक बात निश्चित है कि किसी ऐसी स्थान है जहां पर कोई भी गरीब आए, कोई भूखा आए तो खाना मिल जाता है। वहां जो देने वाले लोग हैं वे भी बड़े समर्पित भाव से देते हैं। खाने वाला जो जाता है वहां एक स्थिति वैसी आ जाती है तो एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, मैं जाऊंगा मुझे मिल जाएगा। जाने वाले को भी उसके प्रति विशेष अटेंशन नहीं होता है कि देने वाले कौन है। देने वाले का भी इंटेंशन मन में कुछ कॉन्शियस नहीं होता है कि आया कौन था। क्यों? क्योंकि उसका एक आदत बन जाती है, कोई आता है वो खाना खिलाता है, वो चल देता है। लेकिन एक गरीब किसी गरीब परिवार के दरवाजे पर खड़ा है, भूखा है, और एक गरीब अपनी आधी रोटी बांट करके दे देता है, दोनों को जीवन भर याद रहता है, उसमें से एक संतोष मिलता है। व्यवस्था के तहत होने वाली चीजों के बजाय स्व प्रेरणा से होने वाली चीजें कितना बड़ा परिवर्तन करती हैं, ये हम सब ने देखा है। हम कभी हवाई जहाज से जा रहे हैं, बगल में कोई बुजुर्ग बैठे हैं, पानी पीना है, बॉटल है, लेकिन खुल नहीं रही है। हमारा ध्यान जाता है, हम तुरंत उसको खोल देते हैं, हमें एक संतोष मिलता है। यानी किसी के लिए जीने का आनंद कुछ और होता है। मैंने एक परंपरा विकसित करने का प्रयास किया है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी किया करता था, किसी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में जाता हूं तो मैं मुझे बुलाने वालों से मैं आग्रह करता हूं कि आप उस यूनिवर्सिटी के नजदीक में कहीं सरकारी स्कूल हो, झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चे पढ़ते हो, 8वीं 9वीं 10वीं के, तो वो मेरे 50 स्पेशल गेस्ट होंगे और उस कॉन्वोकेशन में उनको एक जगह दीजिए, उनको बिठाइए, उनको निमंत्रित कीजिए, और वो आते हैं। मेरे मन में रहता है कि बच्चे अपनी टूटी फूटी जैसी भी है स्कूल पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्वोकेशन में आते हैं, वो देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा रॉब पहन करके ऊपर आ रहा है, कैप पहनी है, और सब लोग उसको कुछ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसके भीतर एक सपना जग जाता है, एक बीज बोया जाता है कि एक दिन मैं भी वहाँ जाऊँगा और मैं भी कभी प्राप्त करूँगा। शायद क्लासरूम में जिससे होता है उससे ज़्यादा उससे होता है। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम बहुत सी बातें इसको हम कर सकते हैं। मैंने हमारे आनंद जी यहाँ बैठे हैं, एक बात हमेशा मार्क की है, और वो भी मेरे मुख्यमंत्री काल से अब तक। मैं कभी गुजरात के विकास के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मिलने जाता था, उद्योगपतियों की मीटिंग वगैरह करता था। ये सज्जन कभी भी उस संबंध में न सवाल पूछते थे न चर्चा करते थे। वो हमेशा कहते थे, साहब सामाजिक कामों में क्या क्या हो सकता है। अब ये जो टेम्परामेंट है, ये टेम्परामेंट समाज की, देश की बहुत बड़ी ताकत होता है। और आज ये आखिर इस कार्यक्रम में जुड़ने से मुझे संतोष और आनंद क्यों हो रहा है?
मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ इंसान हूं, इसलिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन परोसी जाती है मैं उन इन्फॉर्मेशन का शिकार नहीं हूं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मैं खोज करके लेता हूं और उसके कारण मुझे नई चीज मिलती है। और वो आज टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करता है और उसमें मैंने देखा है कई बच्चे, कई नौजवान इतने काम करते हैं जी। 3 लोगों का ग्रुप, 4 लोगों का ग्रुप सैटरडे संडे चले जाएंगे, गांव में जाएंगे, कहीं बस्ती में जाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, कहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, करते रहते हैं। यानी खास करके भारत की वर्तमान में 25 से 40 के बीच की जो पीढ़ी है उसमें ये सहज भाव पैदा हो रहा है, दिखता है। लेकिन इसमें अगर सामूहिकता जुड़ती है तो वो एक ताकत के रूप में उभर करके आता है। उसको कहीं न कहीं एक मिशन के साथ जोड़ दे। स्ट्रक्चरल व्यवस्था की जरूरत नहीं है, एक मिशन के साथ जोड़ दे, प्लेटफॉर्म के हो, वो लचीला हो, हर कोई अपनी मर्जी से करता हो, लेकिन जो करता हो वो कहीं न कहीं जमा होता जाए, परिणाम जमा होता जाए तो परिवर्तन भी नजर आना शुरू हो जाता है। और ये बात निश्चित है, भारत की तकदीर तकनीक में है। जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो हिंदुस्तान की तकदीर को लेकर के बैठी हुई है। इन दोनों को मिलाकर के कैसे काम कर सकते हैं? कोई एक माली हो, खुले मैदान में ऐसे ही बीज छोड़ दें, मौसम ठीक हो जाएगा तो पौधा भी निकल आएगा, फूल भी मिलाएंगे, लेकिन किसी को भी वहां जाकर के उसकी तरफ देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन वही माली बड़े ऑर्गेनाइज वे में इस कलर के फूल यहाँ होंगे, इतनी साइज के यहाँ होंगे, इतनी ऊंचाई के यहाँ होंगी, ये यहाँ होगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा कर करके उस फूलों को करता है तो वो बगीचा हर किसी के आने जाने की प्रेरणा का कारण बन जाता है। कारण उसने बड़े ऑर्गेनाइज वे में ढंग से काम किया है, एक व्यवस्था के तहत काम किया है। हमारी ये जो बिखरी हुई सेवा शक्ति है, और मैं देख रहा हूं कि इन दिनों सोशल स्टार्टअप का एक युग शुरू हुआ है और लोग, बच्चे मिलते हैं, नौजवान पूछते हैं भाई क्या करते हो? अरे बोले साहब बस कर लिया। मैंने देखा था बेंगलोर में एक लड़का आईटी प्रोफेशन में था, कहीं मैंने सोशल मीडिया में देखा था, ड्राइविंग कर रहा हूँ, बोले तो दिन में 3-4 घंटे ड्राइविंग करता हूँ। क्यों? बोले गरीबों को ले जाता हूँ, काम करता हूँ, मदद करता हूँ, अस्पताल ले जाता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। मैंने ऐसे ऑटो रिक्शा वाले देखे हैं जिसके ऑटो रिक्शा पे लिखा हुआ होता है कि अगर आपको अस्पताल जाना है तो मुफ्त में ले जाऊंगा, मेरे देश का गरीब ऑटो रिक्शा वाला। अगर मान लीजिए उस दिन उसको 6 लोग ऐसे मिल गए अस्पताल ले जाओ तो उसके तो बच्चे भूखे मरेंगे, लेकिन उसको चिंता नहीं है, वो बोर्ड लगाता है और ईमानदारी से करता भी है। तो ये मूलभूत स्वभाव इंसान के भीतर पड़ा हुआ होता है, किसी के लिए कुछ करना, और वही है मैं नहीं हम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं को खत्म कर देना है, हमें मैं का विस्तार करना है, स्व से समष्टि की ओर यात्रा करनी है। आखिरकार व्यक्ति अपना कुनबा क्यों बढ़ाता है, बृहद परिवार के बीच आनंद क्यों अनुभव करता है? ये बृहद परिवार से भी बृहद परिवार, मेरा पूरा समाज, मेरा पूरा देश, ये अपने आप में एक ताकत बन जाता है। इसी भाव को लेकर के आज सर्विस का भाव लेकर के आईटी टू सोसाइटी की यात्रा है ये। तो एक तरफ आईटी टू सोसाइटी है तो आईआईटी टू सोसाइटी भी है। तो उस भाव को लेकर के हमें चलना है। मैं चाहूंगा कि 7-8 स्थान पर मुझे बात भी करनी है, तो बातचीत शुरू करें। कहाँ से पूछने वाले हैं? माननीय आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग, कुछ पर्सनालिटीज़ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अब हम बेंगलुरु से कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ सुधा मूर्ति जी हैं इन्फोसिस फाउंडेशन से, वो आपसे बात करेंगी।
Namaste, sir. सुधा जी I'm नमस्ते। Sudha Murthy. Namaste, sir. Very kind of you. I'm a chairperson of Infosys Foundation, Bangalore. Sir, I want to thank you first because since 2014, you made it 2% compulsory towards CSR, which has made our foundation very rich. We have spent 1,200 crores, sir. I'm very happy about it. थैंक यू। Whole entire Infosys Foundation and all our volunteers believe in Vasudhaiva Kutumbakam, and we have a very nice scheme from Infosys, that is our employees who are volunteers, they are software engineers, they are not social scientists but software engineers, they take out time and work weekend, sometimes they go on sabbatical leave, we provide them a sabbatical leave, 6 months, 1 year, at times even 2 years with a stipend. And right now we have 77 such people sabbatical leave, and we have 10,000 employees who are working in various parts of India on their own, sometimes with their own money. With their help, sir, we are only, in our foundation, we are only 6 people. And our annual budget is between 350 to 400 crores. We cannot do all the work because our employees are so much part of our work and they have helped us in all the work. We are able to do enormous work, and a few of them I would like to list. We have supported the families of the Indian Army martyrs. Per family, we have given 10 lakhs, and our volunteers have gone from house to house just to see the right family, right person should get the money, and they have worked. We have spent almost 45 crore rupees on that. We have different employee volunteers group in different part of our development center, like Mamata, Sneham, Samarpan, Arpan, Sparsh, Sanjeevani, and Akanksha. All these employees get together and then they will take one agenda and work on it. With their help, sir, we have built 14,000 toilets, 70,000 libraries, 3,000 flood relief works. We have handled 12 national disasters up to date, including the recent Kerala floods. And I want to thank Government of India. They allowed us to carry free of cost 5-ton luggage to be dropped in Trivandrum. And with Jnana Bharati, we have worked a lot. Seva Bharati, we have worked with the volunteers. Home to home, sir, within 24 hours, we have reached the victims and did our level best. It's all because of our employees. We started distribution of napkins in state of Gujarat, Telangana, Kerala, Karnataka, and Rajasthan. And we take the help of R.K. Ramakrishna Mission, Chinmaya Mission, Akshay Patra Foundation. We also work with the different industries so that we can come together and help. We work with the House of Tatas, particularly in Jharkhand. Together we do the work because there are many like-minded people, sir. We stretch towards our work in the northeast area, and there again, Seva Bharati is our great partner in this. Sir, every employee of Infosys Foundation believes the very famous line that is, Lokahitam mama karaniyam. And that we believe in it, sir, that is our strength. Sir, may I ask a question? What is your inspiration for this? Thank you, sir, for patient hearing. Jai Hind. सुधा जी, आप तो कलम की भी धनी हैं, तो आपकी कलम के माध्यम से, आपकी किताबों के माध्यम से भी लोगों को बहुत कुछ आपके अनुभवों का लाभ मिलता रहता है। मुझे खुशी है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप लोग कितना काम कर रहे हैं, उसकी भी मुझे जानकारी मिली। ये बात सही है कि आखिर के इंस्पिरेशन कहाँ से होता है। हम अगर अपने दायरे में बंद रहते हैं तो हमें लगता है दुनिया यही है, कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई सुख नहीं है। आखिर गौतम बुद्ध कैसे बने? सिद्धार्थ ऐसा तो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध बन गया? वो भी तो राज परिवार में पैदा हुआ था, उसने भी तो सुख वैभव सब कुछ देखा था,
लेकिन सिद्धार्थ गौतम कैसे बना? सिद्धार्थ गौतम तब बना जब सिद्धार्थ ने जीवन की सच्चाई को घर के बाहर निकल करके देखा। मृत्यु क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, रिश्तेदारों का दर्द क्या होता है, और उसके भीतर से आवाज उठी और उसने सिद्धार्थ को गौतम बनाने का रास्ता खोल दिया और वो गौतम बुद्ध बन गया, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। हम कभी टैक्सी में जा रहे हैं, हो सके तो घर से 5 मिनट पहले निकले हम, और ट्रैवलिंग के टाइम पे नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम पर वो जो बातें करें हम सुनते रहे, जो पूछे जवाब देते रहे, लेकिन उतरने के बाद उसकी सीट के पास जाकर के उस पर कंधे पे हाथ रख करके पूछे कि भाई कहाँ के हो, बच्चे क्या करते हैं, कितने दूर से आते हो, बच्चों की पढ़ाई करते हो। छोटा सा 5-10 सवाल आप देख लेना, दिन भर की आपकी कार्य रचना में उस टैक्सी ड्राइवर के जवाबों में आपके मन के अंदर चिंतन शुरू हो जाएगा कि मैं ये तो कर रहा हूँ, लेकिन वो तो बेचारा ऐसे जी रहा है, वो तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता में है, वो तो अपनी बूढ़ी माँ की बात कर रहा था। वहीं से इंस्पिरेशन शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई किताब नहीं होती, कोई मोदी का भाषण नहीं होता है। हमारे आसपास अगर हम संवेदना के साथ घटनाओं को अनुभव करना शुरू कर दें, हमारे यहाँ अखबार देने वाला आता होगा, किसी दिन सुबह 7 बजे हमारी आदत हो लेकिन अखबार 8 बजे तक आया नहीं, तो हम इधर उधर हाथ पैर फैलाते हैं कि भाई क्यों अखबार नहीं आया। लेकिन घर में किसी के पास उस अखबार वाले का नंबर नहीं होगा, उसको संपर्क करने का कारण नहीं होगा, क्यों नहीं आया उसकी चिंता नहीं होगी, मेरा अखबार नहीं आया इसकी चिंता जरूर होगी। जिस दिन अखबार वाला लेट हो गया, कभी पूछ लिया, अरे भाई आज क्या हो गया, परेशान तो नहीं थे ना, सब घर में ठीक ठाक है, आप देखिए आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। संवेदना हम अपने आसपास जो है जस्ट उससे कनेक्ट करने का प्रयास करें। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वांत सुख के लिए सिर्फ पूछते हैं भाई क्या हाल है। आप देखिए हमारे भीतर से एक चेतना पैदा हो जाती है, एक नई स्वयं प्रेरणा पैदा हो जाती है, जो हमें किसी के लिए जीने के लिए कुछ न कुछ करने का मन में हो सकता है। उस समय हमारी स्थिति ना हो, उस समय हमारा समय ना हो, हम भी अपनी जिंदगी जीने के लिए दिन रात लगाए हुए हैं, लेकिन 25, 30, 40 साल के बाद भी वो घटना हमें कुछ करने की प्रेरणा दे देती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी दिमाग में मेरे पास जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको मैं वर्तमान जो समस्याओं के समाधान में कैसे उपयोग करूं, जो एक से अधिक लोगों का लाभ करे। जैसे मैंने कभी एक बार सोशल मीडिया में देखा, शायद नागपुर की घटना है, मुझे पूरा स्मरण नहीं रहा, वहां पर जो किसान अपने खेत का वेस्ट निकालते हैं, उसने गोबर वेस्ट सब इकट्ठा किया और अपनी जो कुछ भी समझ थी उसने अपना टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते ऐसे छोटे छोटे साधन बनाए और उसी में से छोटी छोटी ईंटें बना दी, गोबर से, पराली से, वेस्ट से, और श्मशान में मृतदेह को जलाने के लिए उसने उसको तैयार किया। और उसने पाया कि 3 घंटे में अगर बॉडी जलता है तो इससे 2 घंटे में जल रहा है। पहले अगर 20 केजी लकड़ी का इतना खर्चा होता था तो इससे आधे खर्चे में डेड बॉडी जल जाता है। अब उसने वेस्ट को वेल्थ में तो क्रिएट किया, एट द सेम टाइम सोसाइटी के गुड के लिए भी उसको परिवर्तित किया। क्यों? भीतर कोई चीज पड़ी थी जिसने उसको ये सोशल स्टार्टअप के लिए प्रेरित कर दिया और उसका परिणाम था कि उसने इस काम को किया। मैं समझता हूं हमारे आसपास की परिस्थितियों को हम अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करें, हमारे आसपास के व्यक्तियों के जीवन के साथ अपने आप को हम जोड़ें, तो इंस्पिरेशन के लिए न किसी किताब की ज़रूरत है, न किसी महानुभाव के वचनों की ज़रूरत है, अपने आप भीतर से निकलता है जो हमें सोने नहीं देता है, हमें बेचैन बना देता है। वो बेचैनी ही हमें समाज के लिए जीने के लिए ताकत बन जाती है।
थैंक यू सुधा जी। धन्यवाद सर। टेक महिंद्रा हैदराबाद से अब हम जुड़ रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। Dear Prime Minister Ji, we are really happy to join this event. And I am Sudhir Babu from Tech Mahindra CSR team, Hyderabad se. I am happy to introduce Tejasvi, our star volunteer from Tech Mahindra, to share her volunteering experiences with you. Namaskaram Sri Narendra Damodar Das Modi Garu. नमस्कार गारू। I am Tejasvi. I have joined TechM as a fresher 3 years ago. I feel really fortunate to work in Mahindra Group, which gives the social volunteering options as employee social options. Sir, we are given time off work also for the social volunteering. And the two initiatives that I have been part of in Tech Mahindra Foundation are, one is Skill India Development through Tech Mahindra Foundation, Tech Mahindra Smart Centers, where 500,000 students are getting benefited by skilling them. Sir, and the second one, which is very close to my heart and your favorite, that is Swachh Bharat Abhiyan. Sir, definitely my story will be the best example if companies like TechM encourages the social entrepreneurship to create the mass movements. Sir, I am from Andhra and my mother tongue is Telugu. लेकिन मैं आपसे हमारी राजभाषा हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी। सर, मैं आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी शहर ओंगोल से हूँ सर, जिसकी गंदगी के स्तर से मैं बहुत परेशान थी और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार को दोषण करना से परेशान नहीं चलती, इसलिए उसी समय में आपका एक नया पहल ये स्वच्छ भारत अभियान ने मेरे मन में आशा की एक नई किरण जगाई। उसी दौरान मैं टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया और 2015 में मैं भूमि फाउंडेशन का नींव लगने का निर्णय लिया सर। हम 10 वॉलंटियर से भूमि फाउंडेशन स्टार्ट किया सर और हर वीकेंड एवरी वीकेंड एक गंदगी का जगह चुने थे और उसे क्लीन करने के बाद वो सजाते थे ये स्पॉट। हमको शुरुआत में समाज से बहुत प्रतिरोध मिला सर और सिंस आई एम ए गर्ल, क्योंकि मैं एक लड़की थी, मेरे परिवार से भी बहुत प्रतिरोध मिला, पर माय पापा मेरे साथ है। आज 3 साल के बाद सर हमारे ओंगोल में हम 120 से ज्यादा अगली स्पेसेस क्लीन किया था और अभी ओंगोल पोस्टर फ्री जोन बना गया और ये दूसरी जगहों के लिए आंध्र प्रदेश में एक एग्जाम्पल बना है सर। मैंने बोला था ना 10 वॉलंटियर्स से स्टार्ट हुआ सर ये भूमि फाउंडेशन, अब 3000 से ज्यादा वॉलंटियर थे हमारे साथ। धन्यवाद। और सर हाँ, आई एम रियली प्राउड टू से 3 साल में 3 बार हमको स्वच्छांध्र अवार्ड मिला और ओंगोल, which is one of the most filthiest place, has been awarded the prestigious Swachh Sarvekshan Zonal Award. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर स्टार्ट किया और 70 से ज्यादा स्पॉट्स क्लीन किया है सर। आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट विल बी अचीविंग ए क्लीनर हैदराबाद by next year with the efforts of our volunteers. सर मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती है क्योंकि मेरे वॉलंटियर्स के सपोर्ट के अलावा मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा साथ है और हमारे सीईओ सीपी गुरनानी सर का कंटिन्यूड सपोर्ट है मेरे साथ। थैंक यू तेजस्वी। और सर एक संक्षिप्त सर समरी सर, आपकी बात हम तक कन्वे हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे। सर 1 मिनट सर मेरा एक संक्षिप्त है सर। सबको स्वच्छ भारत लोगो पता है, जिसमें चश्मा तो गांधी जी का है सर, पर विजन आपका है एंड दिस इज व्हाट इज इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। विथ योर इंस्पिरेशन भारत विल बिकम स्वच्छ भारत वेरी सून। एंड माय क्वेश्चन इज सर, वी हैव लॉट नंबर ऑफ यूथ इन इंडिया and in particularly IT industry. Sir, my question is, sir, how can we, youth in IT industry, can contribute for the government which is
planning for the New India 2022. Sir, if you give your word, the whole youth of India will be standing with you and will fulfill the dream of yours, which is making the whole world stand in queue just to get the visa to India. Sir, sorry if मेरे हिंदी में कुछ गलती तो माफ कीजिए. Thank you so much, sir. सबसे बोलो पहले भारत माता. मैं आपके माता पिताजी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने आपका नाम तेजस्विनी रखा। और आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने माता पिता ने जो तेजस्विनी नाम रखते हुए सोचा होगा वो सारा आपने करके दिखाया। आपने एक बात कही उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ये चश्मे भी गांधी के हैं और ये विजन भी गांधी का ही है। ये मोदी का नहीं है विजन। सचमुच में तो मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। पूरा देश प्रायश्चित कर रहा है। हम स्वच्छता कर रहे हैं, वो सेवा से ज्यादा प्रायश्चित है। प्रायश्चित इस बात का है कि 50 साल तक इस महापुरुष ने देश की आजादी के लिए, हम सब के लिए अपना जीवन खपा दिया। और वो आजादी से भी ज्यादा उसने स्वच्छता को महत्व दिया और जीवन भर वो स्वच्छता को खुद करते रहे और हिंदुस्तान को स्वच्छ देखना चाहते थे। वो अपने नेतृत्व में देश को स्वतंत्र तो कर पाए थे, स्वच्छ नहीं कर पाए थे। उन्होंने जो इतनी मेहनत करने के बाद भी जो अधूरा छूट गया था, उसमें कहीं न कहीं हम सब जिम्मेवार हैं। हमारे आगे की पीढ़ी, पीछे की जो पूर्व पीढ़ी थी, वो भी जिम्मेवार है। इसलिए एक प्रकार से पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देते हुए हम सेवा भाव तो करते ही हैं, लेकिन हम एक प्रायश्चित भी कर रहे हैं कि बापू आपके रहते हुए जो काम अधूरा रह गया, देर हो गई है, हम सजा भुगत करके भी इसको हम पूरा कर देंगे। और एक प्रकार से ये गांधी का ही था और हम गांधी के लिए ही कर रहे हैं, ये मोदी का नहीं है। गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए मैंने कहा था कि 2019 महात्मा गांधी के 150 वर्ष हो। आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान में आज भी जब गांव के अंदर किसी मां को, बेटी को, बहन को शौचालय जाना हो और खुले में जाने की मजबूरी हो और वो सूरज ढलने से पहले जा नहीं सकती और सूरज उगने के बाद जा नहीं सकती, वो दिन भर कितनी कठिनाई से गुजरती होगी। और तब जाकर के लगता है कि हमारा देश ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए। अब आईटी इंडस्ट्री के लोग, कई मैंने नौजवान ऐसे देखे हैं जिन्होंने अच्छे ऐसे टॉयलेट बनाए हैं। उन्होंने स्वच्छता के काम को +1 किया, एक स्टेज ऊपर चले गए। और अगर 15,000 का बनता है तो उन्होंने 10,000 का बनाया। उन्होंने किस प्रकार के इसका उपयोग अच्छा हो, सस्टेनेबल कैसे हो, उसके लिए नए नए तरीके ढूंढे हैं। और कई ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए लोगों ने इसी सोशल स्टार्टअप के माध्यम से हमारे टॉयलेट्स की क्वालिटी इंप्रूव की है, सस्टेनेबल टॉयलेट बनाए हैं, लो कॉस्ट टॉयलेट बनाए हैं और बहुत जल्दी से बन जाए इस प्रकार के बनाए हैं। मैं समझता हूं ये भी अपने आप में उनका वो व्यापार व्यवसाय नहीं है। वो बनाने वाले तो कुछ और हैं, इन्होंने तो खोजा दिया, लोग बना रहे हैं। दूसरा, हम स्वच्छता का अभियान चलाएं, लोगों को चलाएं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ काम सरकार नहीं कर सकती है, वो संस्कार कर सकते हैं। और संस्कार और सरकार दोनों मिल जाएं तो फिर मिरेकल हो जाता है। और इसलिए स्वच्छता वगैरह विषय संस्कार से जुड़े हुए हैं। हम इवन मान लीजिए मैं आईटी सेक्टर में हूं, मैं अच्छी एनिमेशन फिल्म तय करूंगा, हर महीने में एक एनिमेशन के द्वारा एक मैसेजिंग करूंगा। मैं हर संडे को जाकर के 2 घंटे स्वच्छता तो करूंगा, लेकिन एक ऐसी एनिमेशन मैसेजिंग की कोशिश करूंगा, क्रिएटिव लोगों की टीम बना दूंगा और हर दिन, हर सप्ताह में, महीने में एक बार मैं सोशल मीडिया के द्वारा पुश करूंगा, हर लैंग्वेज में पुश करूंगा। जिसके भी जाएगा लगेगा हाँ यार ये मेरे लिए स्वच्छता का मैसेज है। मैं नहीं मानता हूं सरकार की जरूरत पड़ेगी, ये संस्कार की प्रक्रिया चलती रहेगी।
हमें स्वच्छता में जो हाईली क्वालिफाइड वर्ग हैं उनसे मेरी अपेक्षा है हम स्वच्छता प्लस की ओर कैसे सोचें, जिसमें एक तो वो सस्टेनेबल कैसे हो, दूसरा उसकी मॉनिटरिंग में टेक्नोलॉजी का रोल कैसे हो, तीसरा उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। आज भी हमारे आज 24 तारीख वाल्मीकि जयंती है। हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हमारे सीवेज वगैरह साफ करते हैं, ड्रेनेज में नीचे उतरते हैं, और आए दिन खबर आती है यहाँ इसकी मृत्यु हो गई, यहाँ उसकी हो गई। क्या 21वीं सदी में हिंदुस्तान के नौजवानों उस टेक्नोलॉजी लेकर के हम नहीं आगे आ सकते हैं जो भारत को एफोर्डेबल हो, जिसमें, और वो सोशल स्टार्टअप का विषय, और मैंने देखा है कुछ बच्चे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीवर की सफाई। अब हमारे किसी भी भाई बहन को अंदर न उतरना पड़े, किसी को अपनी जिंदगी न खपानी पड़े। और इसलिए अगर ऐसा हम +1 जाते हैं, जहां है वहां से आगे जाने की जरूरत है। एक बड़ा कैंपेन चले, हम गंदगी साफ करें, दूसरी तरफ समाज का स्वभाव बने गंदगी नहीं करेंगे। अगर मैं हर तय करूं कि मैं मान लीजिए 4 स्कूल पकड़ लूं और हर सप्ताह एक स्कूल में 1 घंटा जाकर के ऐसे ही फिल्म के माध्यम से और चीज़ों को मैं स्वच्छता के विषय में बच्चों को पढ़ाऊं, उन्होंने हाथ क्यों धोना चाहिए मैं समझाऊं। छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। मैं जब गुजरात में था तो हमारे यहाँ दाहोद डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ के एक हमारे अफसर ने क्या किया, लोगों से डोनेशन लिया और एक 2x2 का शीशा मिरर स्कूल के बाहर लगा दिया। वहाँ तो आदिवासी विस्तार में झुग्गी झोपड़ी जैसी स्कूल होती है, लगा दिया। और बच्चों को इतना ही कहा कि जो भी स्कूल आएगा 2 सेकंड 5 सेकंड शीशे के अंदर देखेगा, फिर अंदर जाएगा। अनुभव आया कि छोटा सा मिरर लगाया, जो भी बच्चे आते थे तुरंत खड़े रहते, यूं यूं करने लग जाते थे। कॉन्शियसनेस पैदा की। अब चीज तो छोटी थी, वो मिरर से कोई दुनिया नहीं बदलती थी, लेकिन वो बदल गया। और वो बदल गया तो उसने भी दोबारा आया तो बाहर घर से ही ठीक करने का आ गया। बटन खुले हैं तो उसने फिट करने का काम किया। हम इस प्रकार से अपने दिमाग को एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, आप देखिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तेजस्वी, मैं तुमसे ज्यादा बोल दिया, लेकिन धन्यवाद। सर, अब हम परसिस्टेंट सिस्टम्स पुणे से जुड़ रहे हैं, वो भी आपसे अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगी कि अपनी बात को संक्षिप्त में शॉर्ट में रखने की कोशिश करें। गुड आफ्टरनून सर, मैं पुणे से आनंद देशपांडे बोल रहा हूँ। वी आर डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस मिशन एंड वी आर एक्साइटेड दैट वी कैन बी पार्ट ऑफ दिस new initiative that you have started. I'm going to invite my colleague Siddesh Bobe to share with you some of the work we are doing in volunteering with employees. Siddesh. Thank you, Anand. Good evening, sir. What a pleasure to be able to share my views with you. I want to talk about the work we do in drought relief and water conservation in Pune and in Maharashtra. करीब 2 साल पहले वी स्टार्टेड वर्किंग विद आमिर खान पानी फाउंडेशन और पूना में जो भारतीय जैन संगठन है उनके साथ थोड़ा हम काम करते हैं। वी वेंट टू विलेजेस, हमने तालाब साफ किए, वी डिग वेल्स एंड सो ऑन। पर ये बात समझ में आई कि उनका जो मेन प्रॉब्लम है इन एनजीओज का, वो स्केल का है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स काफी ऑन द ग्राउंड काम होता है, तो आपको ट्रेनिंग करना होता है, डेटा कलेक्शन होता है, वो डेटा को आप इनसाइट्स में बदल करके वापस स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करें। तो एज एन आईटी कंपनी वी रियलाइज दैट आवर रियल वैल्यू टू दिस प्रोजेक्ट्स वुड बी टू यूज टेक्नोलॉजी। और हमने 1 साल पहले 25-30 लोगों का ग्रुप बनाया जो इन एनजीओज के साथ बैठ के उनको टेक्निकल सॉल्यूशंस देते हैं। आईओटी, सेंसर्स, क्लाउड, मोबाइल, ये सब अवेलेबल है। और सोशल मीडिया का भी मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि सो आई रन अ स्मॉल चैरिटी काइंड ऑफ थिंग इन पुणे कॉल्ड द कैटरीना फाउंडेशन, जो स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करता है। एंड वी रियलाइज दैट सोशल मीडिया से ऑल लाइक माइंडेड पीपल और एनजीओज को साथ में लाके यू कैन बी लॉट मोर इफेक्टिव।
सर आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आपका जो 2022 तक फार्मर इनकम डबल करने का विजन है, so we would like to be a part of that vision using technology as the enabler to take these initiatives pan India across the country very effectively, really get people together, like-minded people together to work towards your vision. Thank you sir for the opportunity. Jai Hind. आपने किसानों की चिंता की, पानी की चिंता की, मुझे अच्छा लगा। ये बात सही है कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट के इश्यूज, इन सब से हम परेशानी भुगत रहे हैं और परेशानी दिनों दिन नज़र आ रही है कि कैसी जा सकती है, और इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज बचाना ये हमारा दायित्व है। और ये भारत जैसे देश में आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी परंपरा नहीं है, वो हमारी संस्कृति भी नहीं है। ये हमारे अंदर आई हुई विकृति है जो हमने कहीं से बोरो की है। यूज एंड थ्रो, मेरे सुख के लिए मुझे जितना पानी चाहिए मैं उपयोग करूंगा, औरों को मिले या न मिले। ये एक बहुत बड़ा दुखद परिस्थिति है। लेकिन अगर आपको कभी महात्मा गांधी के जन्मस्थान पोरबंदर जाने का मौका मिले तो वहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर देखनी चाहिए, और मैं उसका बड़ा आग्रही हूँ कि उनका जन्मस्थान तो देखें, लेकिन उनके घर में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ये 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और रेन वाटर को स्टोर करने की उसमें व्यवस्था है। बारिश का पानी और शुद्ध रूप से पानी अंदर पहुँचे, और साल भर उस पानी का खाना पकाने में उपयोग होता है, पीने के लिए उपयोग होता है घर में। उतना पानी बारिश में वो संग्रह कर लेता है। और पोरबंदर कोई ज़्यादा बारिश होने वाली जगह नहीं है, समुद्री तट हैं, वहाँ कुएं से पानी निकालते हैं तो सॉल्ट होता है पानी में, तो मुश्किल होता है। तो ये परंपरा डेवलप, यानी 200 साल से भी पहले हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बातें हमारे यहाँ घर घर में जुड़ी हुई थी, लोग करते थे। लेकिन समय रहते हुए हम लोग इन चीज़ों से बाहर आ गए और हमने स्थिति ऐसी पैदा कर दी, और उसके कारण बहुत बड़े संकट हैं। आज मैंने देखा है कि हर कोई छोटे छोटे अपने प्रकार के भी प्रयास करते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी भी विकसित करते हैं। रिचार्जिंग करना ये सबसे बड़ा काम है। एक तो वाटर कंजर्वेशन एंड रिचार्जिंग। अब कई ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने अपने एनजीओ के माध्यम से अपनी टैलेंट का उपयोग करते हुए नई नई सरल टेक्निक खोजी है, जो किसान अपने खेत में उपयोग करते हुए जो बारिश का पानी जितना भी आएगा वो बहुत कम खर्चे में वो रिचार्ज कर सकता है। हैंडपंप होते हैं हमारे यहाँ गाँवों में, जहाँ पानी नहीं है, नल का जल नहीं है, वहाँ हैंडपंप होते हैं। कई लोगों ने हैंडपंप के बगल में ही एक ऐसी कुएं की व्यवस्थाएं तैयार की है कि जो हैंडपंप से पानी वेस्ट तो होता ही है, क्योंकि वो भरता है निकालता है, वो तुरंत उसमें जाता है, उसको रिचार्ज कर देता है। तो ऐसी कई चीज़ों को हम साइंटिफिकली कैसे करें और लोग जन आंदोलन कैसे बनाएं, हम जाकर के काम करें, वो एक है। लोगों को समझ आए कि हाँ मेरे लिए करने जैसा है और मैं कर सकता हूँ, और एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी से कर सकता हूँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बिना कर सकता हूँ। उसी प्रकार से हमारे किसानों को हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अगर 2022 में हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो हमारा उनका इनपुट कॉस्ट कम करना पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट कम करने में ये अब भारत सरकार सब्सिडी देती है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर लगाते हैं तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन चूंकि उसका स्वभाव नहीं है या उसकी क्रॉप पैटर्न अलग है, उसके कारण वो उसको अब कोई विश्वास नहीं करता। मुझे बराबर याद है, शुगर केन वाले ये मानते थे कि फ्लड इरिगेशन होगा तभी शुगर होगी। मैंने कंपलसरी गुजरात में था तो ड्रिप इरिगेशन किया और अनुभव ये आया कि ड्रिप इरिगेशन जो शुगर केन होता है उसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, शुगर केन की हाइट भी ज़्यादा होती है, और कुल मिलाकर के प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो गया। आज देश के अंदर केला भी, पैडी भी आज हम माइक्रो इरिगेशन से कर सकते हैं।
तो आपके पानी के अभियान को, एक तो है सार्वजनिक स्थानों पर पानी का संग्रह, अब दूसरा जल सिंचन का जितना महत्व है, जल संग्रह का जितना महत्व है, उतना ही जल सिंचन का भी महत्व बनना चाहिए। बूंद बूंद पानी का उपयोग कैसे करें। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हमारी खेत जो होता है हमारे देश में, एक काम आप कर सकते हैं, पुणे में यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल में बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं। आप पाएंगे उसमें से 60 से 65% बच्चे वो होंगे जिनका बैकग्राउंड गांव का होगा, और उसमें से भी ज्यादातर किसान के बेटे होंगे। मतलब पुणे शहर में ही हॉस्टल में रह करके पढ़ने वाले बच्चों में से 60% ऐसे बच्चे मिल सकते हैं कि जिनका फैमिली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। आप उसी हॉस्टल को टारगेट करें, उन बच्चों को इन चीजों के लिए ट्रेन करें, उनको रिसोर्स मोबिलाइज करने में मदद करें। वो जब छुट्टियों में घर जाएगा तो वो आपका वॉलंटियर बन करके उस गांव में, अपने खेत में, अपने अड़ोस पड़ोस के खेत में आपकी बात को पहुंचाएगा। तो मैं समझता हूं आप जो जाकर के करते हैं, तो एक एरिया है जहां से आप इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा आज जमीन की बड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारे यहां एक खेत और दूसरे खेत के बीच में बाड़ लगा देते हैं डिमार्केशन के लिए। 1 मीटर इधर बर्बाद करते हैं, 1 मीटर उधर बर्बाद करते हैं, 2 मीटर का पूरा पट्टा फालतू कांटे लगा करके हम उस जमीन को बर्बाद कर देते हैं। उनको सिखाया जाए कि इस जमीन का कैसे उपयोग हो सकता है। आज हमारे देश में 13,000 करोड़ रुपीज का टिम्बर हम इंपोर्ट करते हैं। 13,000 करोड़ रुपीज का मकान बनाने के लिए जो टिम्बर चाहिए, फर्नीचर वगैरह चाहिए, हम इंपोर्ट करते हैं। जबकि हमारे खेत किसान अगर अपने खेत के किनारे पर इस प्रकार का अगर वो टिम्बर का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के पैड बोते हैं जिससे टिम्बर निकल सकता है, तो 20 साल के अंदर उस परिवार को आर्थिक रूप से कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर साल अगर दो वो अपने पैड बेचता चले, नए उगाता चले, तो एक चेंज से चल सकती है, उसकी एडिशनल इनकम हो सकती है। उसी प्रकार से मधुमक्खी एक प्रकार से परमात्मा ने भेजा हुआ हमारा फार्म लेबर है। मधुमक्खी एक परमात्मा ने दिया हुआ फार्म लेबर है। वो हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। अगर हम हमारे खेत में हनी के काम को भी जोड़ दें, 50-100 बॉक्स रख लें, तो भी सालाना 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम किसान की बढ़ सकती है। और शहद बच्चों को खाने को मिल जाएगा तो उनके न्यूट्रिशन को भी काम आ सकता है। एट द सेम टाइम वो मधुमक्खी उस खेत की फसल को उगाने में एक अनदर फार्म लेबर के रूप में मदद कर सकती है। चीजें बहुत हो सकती हैं दोस्तों। आप जो कर रहे हैं उसका थोड़ा एक्सपांशन करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे आधुनिक पीढ़ी के नौजवान, जो सामान्य रूप से लोग कहेंगे देखिए हमारे युवा बिगड़ गए हैं, हमारे युवा कुछ करते नहीं, हमारे युवा तो चलो यार वो तो मौजी है, ये जब सुनता है तो देश को लगता है मेरा देश का युवा देश के लिए जीने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, अब हम बेंगलुरु चल रहे हैं। सिस्को सिस्टम्स बेंगलुरु हमारे साथ जुड़ रहा है और वो भी आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे पहले तो मैं इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं समीर गर्दे, सिस्को इंडिया का प्रेसिडेंट हूं। सिस्को में हम विभिन्न तरीकों से वॉलंटियरिंग को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे एम्प्लॉइज, वॉलंटियर्स हमेशा अपने प्रयत्नों से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी एक पॉलिसी है, टाइम टू गिव, to encourage our employees to give back to society. We have 5 days of paid time off to volunteer for a cause or an organization of their choice. Every volunteer hour is matched by rupees 700 per hour to the NGO by the company. और पिछले साल सिस्को इंडिया के एम्प्लॉइज ने 35,000 घंटों का वॉलंटियरिंग किया। अब मैं हमारे ऐसे ही एक एम्प्लॉय चैंपियन नैन्सी जैन से अपने अनुभव आप सबसे शेयर करने को कहूंगा। नैन्सी।
Thank you, Samir. Good evening, sir. Good evening. As a volunteer, I'm extremely passionate about education because I believe education is an important aspect of nation building. I started my volunteering journey with an organization called UNI that works with children from low-income communities and provides after-school learning. इस प्रोग्राम में मैंने एक छोटे से 5 साल के बच्चे के साथ काम किया. मैं उसको इंग्लिश पढ़ाती थी. शुरुआत में वो बच्चा 5 मिनट भी क्लास में बैठ के मेरी बात सुनता नहीं था. जाहिर है 5 साल का बच्चा है, उसको मौज मस्ती की पड़ी रहती थी. लेकिन मेरे 1 साल की टीचिंग में एंड में उस इतना इंप्रूवमेंट था कि वो 40 से 45 मिनट तक बैठ के मुझसे पढ़ लेता था. उस मेरे एफर्ट्स का ऐसा इम्पैक्ट देख के मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, उससे मुझे ये एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं गिविंग बैक में अपने आप को जोड़ के रखूं. इस साल मैं एक और एनजीओ के साथ काम कर रही हूं, उसका नाम है ई विद्यालोका. उसमें मैं झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट के केजीबी विद्यालय की 35 लड़कियों को वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मैथ्स पढ़ाती हूँ. I'm proud to be part of Cisco, where we have such a supportive ecosystem that helps me sustain and drive my passion for giving back. माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है. मैं ये सब करती हूँ क्योंकि इससे मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है और सिस्को के एम्प्लॉय से एक सपोर्ट मिलता है. लेकिन बाहर कुछ लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज होने के नाते अगर हम अपने टैक्सेस भर रहे हैं तो हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बाकी का काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए. मैं आपका विचार जानना चाहती हूँ कि मेरा उनसे क्या जवाब होना चाहिए. थैंक यू. नैन्सी, आपको बधाई. आपने अपने आप को इस काम के लिए समर्पित किया है. आपने एक और चीज की तरफ ध्यान जरूर देना, शायद वो आपको काम आएगा. और भी मैं नौजवानों को कहता हूँ कि आप भी एक नया एंगल में दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए. जिस शरारती बच्चे को आपने बैठना सिखाया, लंबे समय तक एक काम के लिए बैठना सिखाया, आपकी बात सुनने के लिए उसको कंसंट्रेट करना सिखाया, और आपको एक बहुत बड़ा संतोष है कि आपने उसको बहुत कुछ सिखाया. अब पल भर के लिए सोच लेना कि उसने आपको क्या सिखाया. दुनिया को लगता होगा कि मोदी आज इन सबको सिखा रहा है. हकीकत ये है कि मोदी आप सबसे सीख रहा है. वैसा ही वो बच्चा आपको सिखा रहा था, और उसके कारण जिस बच्चों को शुरू में इस स्थिति पे लाने में आपको 3 वीक गए होंगे, अगर वैसा ही बच्चा अब मिल जाएगा तो हो सकता है आप 2 वीक में कर देंगे. तो 3 वीक से 2 वीक की एफिशिएंसी जो लाया है ना, वो पहले वाला बच्चा आप में लाया. तो ये 2 वे है जी, ये 2 वे है. एक उसका बहुत बड़ा लाभ होता है. आपने एक बहुत बड़ा टची सवाल पूछा है. ये बात सही है कि जो लोग टैक्स देते हैं और ईमानदारी से टैक्स देते हैं, वे कानून को मानने वाले नागरिक हैं. वो समाज का दायित्व समझने वाले नागरिक हैं. और कुछ छोड़ो यार, झंझट में नहीं पड़ना है, भी जो है दे दो. रेल टिकट के अंदर जो टिकट लेकर के जाता है, वो उसको ये चिंता नहीं होती कि टीसी आएगा तो क्या करेगा. उसको मालूम है कि भाई मुझे बवाल नहीं चाहिए, मैं अपना टिकट लेकर के बैठूंगा. तो ये कानून को मानने वाले वगैरह हैं नागरिक, और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो कर सकता हूं, इस भाव के भी हैं. लेकिन जो हम टैक्स देते हैं वो एक व्यवस्था का हिस्सा है, बनी बनाई व्यवस्था के. लेकिन समाज सेवा तो टैक्स प्लस कुछ करे तब होती है जी. और इसलिए टैक्स दे दिया, मैंने अच्छा काम कर लिया, आई अप्रिशिएट जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं. और इन दिनों ईमानदारी से टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ भी रही है. और कुछ लोगों को जो लगता है कि पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, अब इसलिए दे रहे हैं कि मोदी डंडा चलाता है. जी नहीं,
टैक्स देने वालों की संख्या मोदी के कारण नहीं बढ़ रही है, टैक्स देने वालों को विश्वास हुआ है कि उसकी पाई पाई का सही उपयोग हो रहा है, इसलिए वो आगे आ रहा है। और इस देश के टैक्स पेयर को जिस दिन विश्वास हो जाता है कि मेरी पाई पाई का सही उपयोग होता है, इस देश का कोई नागरिक टैक्स चोरी नहीं करेगा। मेरे देश के नागरिकों के प्रति विश्वास है, मेरी श्रद्धा है कि वे कभी गलत करना नहीं चाहते हैं, मजबूरन कर देते होंगे तो हमें ऐसा अवसर देना पड़ेगा ताकि वो मजबूरन उस रास्ते पर न जाए, और ये सरकार का दायित्व है। लेकिन देखिए, मैं मानता हूं कि टैक्स देना ये प्रकृति है, टैक्स न देना विकृति है, लेकिन टैक्स देने के बावजूद भी समाज के लिए कुछ और देना वो संस्कृति है। और इसलिए, और आपको मंदिर में मानो किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहां पर जाने के लिए मानो टिकट है, लेकिन अंदर जाकर के खुद डोनेशन नहीं करते ना, तब तक आपको संतोष नहीं होता है। आपको लगता है कि भाई वो तो नियम था, मैंने दे दिया, लेकिन अंदर जाकर के देता हूं तो होता है। हम कभी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ जो भी खर्चा करना है, लेकिन बाद में मन करता है जो पुजारी है उसको कुछ दे के चले भाई, उसको हाथ में कुछ दे दें ताकि मेरे भीतर एक और संतोष प्रकट होता है। हम बहुत बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं, बिल तो पे कर दिया है, जो देना था दे दिया, लेकिन फिर भी मन करता था वो बेरे को कुछ दे करके चले यार, गाड़ी में बैठते समय टैक्सी वालों को कुछ दे करके चले। ये जो भाव है ना, वो भाव ही वो टैक्स से +1 वाली व्यवस्था है। और इसलिए मैं समझता हूं कि टैक्स देना अच्छी बात है। ईमानदार टैक्स पेयर देश का लिए शान है, आन है, बान है, उनका गौरव होना चाहिए। लेकिन समाज के अंदर प्रेरणा मिलती है, इसके अतिरिक्त कुछ जब ज्यादा करते हैं तब आप सब लोग इस क्षेत्र में हैं, समाज के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लेकिन अगर एक आईटी प्रोफेशन में बैठा हुआ व्यक्ति 2000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है तो भारत का लाभ करता ही करता है, लेकिन उसको संतोष तब होता है कहीं झाड़ू लगा करके 1 घंटा काम करता है तो उसको भी संतोष होता है, देश को भी संतोष होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमने इस दायरे में देखना चाहिए। और नैन्सी, आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा और मैं आपका बहुत आभारी हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरी बात सही ढंग से सही जगह पर पहुंची होगी। माननीय इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं श्री आनंद महिंद्रा, चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माफ कीजिए, मैं शायर तो नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं भी सोल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप जानते हैं कि महिंद्रा समूह का कितना गहरा संबंध है कोरिया के साथ, और इस पुरस्कार के वजह से हमारी न सिर्फ हमारी लेकिन सब जो इंडियन कंपनीज हैं और हर भारतवासी की ब्रांड इक्विटी बहुत बढ़ जाएगी कोरिया में। सो बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बात अपने में ही एक बहुत सुखद संयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े हैवी वेट पॉलिसीज को तैयार करने में और बड़े भारी मुद्दों से निपटने में लगे रहते हैं, जैसे कि स्वच्छता को अपनाना, भ्रष्टाचार से लड़ना और आज सामाजिक जिम्मेदारी को उठाना। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप वेट लिफ्टिंग में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि आज आप इस वजन को अकेले में नहीं उठाने वाले। आपने 40 लाख लोगों को अपनी टीम में भर्ती करा दी।
मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि महिंद्रा जो फौजी हैं, हम सब बड़े उमंग और उत्साह के साथ इस अभियान के साथ हैं। अब जो हमारे महिंद्रा समूह में होता है, अभी तेजस्वी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, तो मैं संक्षेप में कह देता हूं कि हमारा एक कार्यक्रम है एम्प्लॉई सोशल ऑप्शंस। तो जब हम ईसॉप्स की बात करते हैं तो हम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस पे नहीं, लेकिन सोशल ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मैं आज आपको वादा देता हूं कि उस कार्यक्रम जो है वो आज से हम सेल्फ फॉर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, वो आपसे वादा है। प्रधानमंत्री, मेरा एक सवाल है और वो है कि यहाँ 2000 युवा साथियों बैठे हैं, लाखों और देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। वो सब टेकी हैं, उन सब में एक अपेक्षा है कि कभी ना कभी एक दिन मेरा खुद का बिजनेस भी मैं बसा लूं। तो हमें कैसा प्रोत्साहन करना चाहिए उनका कि वो जब बिजनेस शुरू करें, कंपनी शुरू करें, वो एक सोशल स्टार्टअप हो। हाउ डू वी give them encouragement that whatever they do, whether it's a new social startup or individual social responsibility, how can they synergize with state, local and central governments to multiply their efforts? Thank you. धन्यवाद जी। धन्यवाद आनंद जी। आनंद जी ने एक सही बात कही कि साउथ कोरिया में ये जो सम्मान प्राप्त हुआ है, इसको किसी व्यक्ति का संबंध मैं बहुत कम जोड़ता हूं, लेकिन इसके कारण देश की एक ऐसी पहचान बनती है जो उस देशवासियों के दिल में जगह बना लेती है। और साउथ कोरिया बहुत तेज गति से अपने जीवन को, उसने आर्थिक जीवन को, सामाजिक जीवन को बदलने वाले, जो कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले दुनिया के देश हैं, उसमें एक साउथ कोरिया है। लेकिन बहुत सालों से हमारा उनका जो आर्थिक कारोबार वगैरह रहा है, एक सीमा में रहा है। लेकिन ये एक अपने आप में घटना बहुत बड़ी होगी। दूसरा, हम चाहते हैं कि विश्व में देश की पहचान बने, तो सिर्फ कोई देश का प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से गले लग जाए या हाथ मिला ले, इससे होता नहीं है। हमारे देश में हमें सैकड़ों पिलर पे ऊंचा करना पड़ता है। ओलंपिक में भी हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल लाते हो, नोबेल प्राइज में हमारे लोग हो, हमारी हर इनोवेशन के अंदर हमारे लोग हो। आज खुशी की बात है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में हिंदुस्तान दुनिया में पहले 3 में अपना स्थान बना चुका है। और उसका मूल कारण हमारे देश के युवाओं की साहस वृत्ति है। बाकी चीजें उसके पास खींच करके आ रही है। सरकार नियम ला रही है, पहले नौजवान आगे चल रहा है, सरकार व्यवस्था बना रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं, सरकार इनिशिएटिव ले रही है और युवा दौड़ रहा है, ऐसा अभी मुझे नहीं लग रहा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि ये सोशल ड्रिवन गवर्नमेंट के डिसीजंस एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। सोशल स्टार्टअप मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग, मैंने कई बड़े बड़े सरकार के अधिकारियों को पूछता हूं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा लगता था बाबू है तो बाबू का बेटा बाबू बनेगा, लेकिन कहता नहीं भाई, वो तो कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा। और आज एक स्टार्टअप का मूड बना हुआ है, छोटा सा ही क्यों ना हो स्टार्टअप का। सोशल स्टार्टअप के लिए हमारे देश में बहुत बड़ा अवकाश है जी। और ये चीज हिंदुस्तान में नई नहीं है। आप मुझे बताइए, देश में कोई राजस्थान जाएगा, गुजरात जाएगा, तो पानी की वावड़ी होती है, कहीं पर लिखा नहीं फलानी सरकार ने बनाई थी, सैकड़ों साल से है। और सैकड़ों साल तक उस इलाके के लोगों के पीने की और खेती के पानी की व्यवस्था की किसने बनाई? तो कहेगा कि लाखा वणजारा ने बनाई। वो लाखा वणजारा कौन था भगवान जाने, लेकिन यानी समाज की शक्ति। आप देखिए, कहीं पर जाइए, आप हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं पर भी चले, धर्मशालाएं दिखती हैं, स्थान स्थान पर धर्मशालाएं दिखते हैं। सरकार ने बनाई है क्या? आप कहीं पर देख जाइए, इस प्रकार के पानी के प्याऊ मिलेंगे, कौन बनाता है? यानी इस प्रकार का सामाजिक काम करना लोगों का स्वभाव रहा। अब इसको नए स्वरूप में लाया है हमारे लोगों ने, टेक्नोलॉजी का किया। जैसे मैं गुजरात में एक सज्जन थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, उनको जानता था।
वो पुस्तक की प्याऊ चलाते थे, किताब की प्याऊ। जैसे पानी की प्याऊ होती है, तो वो जो पब्लिशर्स होते थे उनसे कॉरेस्पॉन्ड करके थोड़े कम पैसों में किताबें खरीदते थे, बल्क में खरीदते थे। और जिसको भी पुस्तक की प्यास है, उसको जितनी उसकी ताकत हो, अगर 50 रुपए की किताब को वो 5 रुपया देता है तो 5 रुपये में दे देते थे, और वो एक बहुत बड़ा काम करते थे। अब यही चीज आज जो आईटी प्रोफेशन से जुड़ा व्यक्ति है तय करे कि भाई मैं हर महीने 100 किताबें ऑनलाइन ले लूँगा या 100 मैगजीन ले लूँगा, और मैं बच्चों को पासवर्ड देता रहूँगा। देखो भाई, ये लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, न कोई प्रीमाइसिस है, न मकान है, कुछ नहीं है, ये पासवर्ड है, तुम्हें पढ़ना है, ये 6 किताब तुम ले सकते हो। अब देखिए कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई कर पाएगा। हमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं, अगर मुझे किताबें खरीद के किसी को डोनेट करनी है तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मैं बहुत कर सकता हूँ। इन दिनों सोशल स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन देने के लिए चीज़ों का सामाजिक उपयोग के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी। अब जैसे हमारे सामने चुनौती है ऑयल इंपोर्ट की। हमें देश को अगर अपने पैरों पर खड़ा रहना है तो हमको ऑयल अगर नहीं है तो हम कहाँ से निकालेंगे, हमको लाना पड़ेगा। लेकिन हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जा सकते हैं। अब हमारे ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर है वो एक मिशन मोड में लो कॉस्ट, एफोर्डेबल, इजीली चार्जेबल बैटरी के साथ अगर एक मॉडल लेकर के आते हैं, मैं मानता हूँ वो बिजनेस मॉडल से ज़्यादा वो एक सोशल स्टार्टअप का मॉडल बन जाएगा। और इसलिए हम व्यापार को भी आवश्यकताओं के साथ जोड़ करके कैसे करें। अब हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, हमारा देश मत्स्य उद्योग में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसके पास जो उपलब्ध साधन है वो बहुत महंगे और बड़े हैं। सरकार इन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो व्यवस्थाएं खड़ी होती है उस गति से हो रही है। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को बनाने में हमारे जो सोशल स्टार्टअप वाले लड़के हैं सिर्फ फिशरमैन की ज़िंदगी को ही पकड़ें कि वो उसकी नेट, ड्यूरेबल नेट कैसे बने, उसमें क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उसका नाव गति ज़्यादा पकड़े, डीजल कम खाए, फिर भी जाकर के आ जाए, सोलार सिस्टम से नाव चल सकती है क्या, सोलार और डीजल हाइब्रिड सिस्टम से कर सकती है क्या, हमारा मछुआरा कम पैसे खर्च कर करके भी अच्छा ज़्यादा मात्रा में ले जा सकता है, उसकी नाव के भी अंदर ही सोलार सिस्टम चलने वाला अगर मैं कोल्ड स्टोरेज बना देता हूँ छोटा सा, तो उसकी मछली अगर वो 2 दिन भी अगर समंदर में रह गया तो खराब नहीं होगी और किनारे पर आकर के बेचा। यानी इतनी चीज़ें हो सकती है जी। उसी प्रकार से आपने देखा होगा ये अक्षय पात्र क्या है, अब तो देश में काफ़ी लोग परिचित हैं। अक्षय पात्र एक प्रकार का सोशल स्टार्टअप वैसे बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया है कि जो स्कूल के बच्चों को गर्म खाना पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि हम सामान्य मानवी जो सेवा करता है वो, और पढ़े लिखे तेजस्वी तपस्वी नौजवान वो जो सेवा करते हैं, तो उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वैल्यू एडिशन में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, कंसेप्चुअली भी बहुत बदलाव आना चाहिए। और मैं इस पीढ़ी के साथ आज जो बात कर रहा हूं, देश भर में इतने लाखों लोगों से बात कर रहा हूं, उसमें अधिकतम वो लोग हैं जिनके अंदर वो विधा है, वो एक ही चीज को नए तरीके से कर करके उत्तम परिणाम देने का सामर्थ्य रखते हैं और स्टार्टअप के रूप में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात है, पहले का जमाना होगा शायद इस प्रकार की चीजों को दुनिया स्वीकार नहीं करती होगी, आज ऐसा नहीं है। आज उन चीज़ों को दुनिया स्वीकार करती है। कोई एक भी काम करता है तो उसको भी एक बिजनेस मॉडल में समाज स्वीकार करता है, और इसलिए हम उस बातों की ओर चलें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सेवा करेंगे। लेकिन सोशल स्टार्टअप, ये हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा डेवलप हो, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए हमारे देश में टूरिज्म हमें बढ़ाना है। सोशल स्टार्टअप वाला नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर मानो परिचित है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो काम खड़ा करे कि हिंदुस्तान का कोई नागरिक अगर तमिलनाडु गया, उसको तमिल भाषा आती नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग करते हुए वो एक वाक्य बोलेगा, वही तमिल में ट्रांसलेट होगा और जिससे पूछेगा वो बताएगा अस्पताल कहाँ है, बस कहाँ मिलेगी, खाना कहाँ मिलेगा। मुझे बताइए ये सोशल स्टार्टअप है कि नहीं है? हमारे दिव्यांगों के लिए आज सोशल स्टार्टअप से जुड़े हुए बच्चे बहुत सी चीजें कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं उनको अगर एक छोटा सा स्पीकर दे दिया जाता है, मोबाइल फोन पर उसको प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है, तो प्राथमिक बातचीत वो अपने हाथ पर कीबोर्ड बना करके उसके द्वारा वाक्य लिखता है और स्पीकर बोलने लगता है, सामने वाले से बात हो रही है। ये बच्चों ने किया है, ये मैंने देखा है, मैं गया हूं देखने के लिए। मैं कहता हूं कि ये भी एक सोशल स्टार्टअप है कि समाज के लोगों को हम कैसे एजुकेशन, हमारे कॉलेज यहाँ बैठे हैं, मैं आज से 20 साल पहले उनसे जब मिला था तो इतना उनका पैशन था, इतना कमिटमेंट था कि मुझे जो गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा उपलब्ध नहीं है और वो टीसीएस के साथ जुड़ करके अपना पूरी शक्ति, यानी जीवन का ये पड़ाव उन्होंने पूरी तरह बच्चों की शिक्षा के लिए खपाई और उस प्रकार के उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मॉड्यूल तैयार करना, बच्चा सरलता से सीखे, काम किया। अब ये सोशल स्टार्टअप ही है। मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें हैं जिसको हम जितना ज्यादा करें, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि हम सरल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको करेंगे। यह देश जिस तेजी से मोबाइल के साथ जुड़ गया है, किसी भी टेक्नोलॉजी से हमारा देश आसानी से जुड़ सकता है। थैंक यू आनंद जी। सर, टीसीएस कोलकाता भी अब कनेक्ट हो रहा है और वो भी अपनी बात यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं कोलकाता। बताइए। Respected Prime Minister, sir, thank you for this amazing vision that you shared with us and also for the opportunity to interact with you. I'm Joy Deshmukh Randive और मैं TCS में CSR का काम देखती हूँ. It is indeed an honor to be able to interact with you and especially on this kind of a vision that you've shared with us. I'm happy to share the kind of work that we do with TCS. There's a lot of synchronicity in what you said and what we believe in, and it stems from the core values that our founder Sri Jamshedji Tata had given us. So we believe that the community is not just another stakeholder, but it is the very purpose of our existence. So business की नींव ही उस पे रखी हुई है. और दूसरी बात, at TCS we believe that when we can do something for the other, we are blessed. So it is not in the sense, we are giving. And जैसे आपने कहा कि our volunteers, when we go out there, when we measure impact, we not only measure impact on the beneficiary, but the volunteers themselves come back empowered. And we work in the areas of education, health, environment. We work with marginalized groups in women's empowerment, with poverty, with groups that have never been able to access education or health or digital literacy. And here I have with me Sunil. I would have shared numbers with you, but just to give you two numbers, in the past 2 years itself, we have clocked about 10 lakh person hours of our associates who have gone out there into the field, who've gone into very remote areas in the country, and they have such a strong social heartbeat. So you wouldn't even say that they are, from a corporate world. But when they go out there, they're one with the community, they understand their problems, we sit and share, and we find the solution together with the community. And we've impacted about 15 lakh beneficiaries in the past 2 years in very many different ways. So Sunil here is one of our star people, and he will share one program just to highlight what I've been saying. Thanks, Joy. Thank you, Joy. Respected Prime Minister, it's a great privilege for me to talk to you about this program that we have developed 5 years ago, primarily touching the either to disadvantaged communities
marrying Digital India, Skill India, and women empowerment. We started in the district of Jhansi, touching 1,500 beneficiaries 4.5 years ago. And right now we are in around 19 districts, touching 80,000 beneficiaries. And going forward, we are aligning with the 100 aspirational districts that the Niti Aayog has given us direction for. At the core of this program, sir, is the creation of rural digital entrepreneurs, where as part of this project, each of them, we supply them laptops, some software and training, basis which they go to the government school in the village and run the computer-aided learning. They make the adults who are illiterate in the village literate through the TCS, adult literacy software, and then run, basis this CSC policy of the Department of IT, digital services for the community they come from. The excitement in the whole project, sir, is from the ground. Now, we have numbers of students who are withdrawing admissions from the private school and coming to the government school. We have a young mother who now tells us post her literacy that her son looks at her differently because when he does his homework, because he knows she understands something about what he is doing. A young daughter-in-law told us that her mother-in-law involves her much more now post her literacy in the decision-making of the home. But the greatest transformation, sir, is in these 240 digital entrepreneurs. 100 of them are women, and in the localities that we have deployed this, they have become stars in those villages. In fact, the women सुनील, have bought आप scooters and then. सवाल पूछना चाहे तो आपका सवाल. Yeah. So my question, sir, is what can we do more to realize the India of our dreams, to include the excluded? Thank you very much Thank for you. this time. हमारे देश में उस व्यवस्था पर हमको पहुंचना ही होगा कि जिसमें हर किसी को समान अधिकार हो और समान अवसर हो। इस लक्ष्य को पार करना एक सबसे पहला उसका घोष वाक्य है इंक्लूजन के लिए। आपने देखा होगा ये जो साउथ कोरिया ने मुझे आज अवार्ड दिया है, उसकी एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि भारत ने पिछले 4 साल में इंक्लूजन के लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं वो दुनिया के लिए बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण है। उसको रिकग्नाइज किया है उन्होंने, जो अलग अलग पैरामीटर्स में एक पैरामीटर है इंक्लूजन। और इसलिए बात सही है आपकी, हमारे देश के अंदर अगर इतनी बड़ी मानव शक्ति या हमारे संसाधन, उनका अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है, उनका अगर आवश्यकता के अनुसार ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनका व्यक्तिगत विकास नहीं हो रहा है, तो समाज की, देश की आगे बढ़ने की गति में हमें उनकी मदद मिलती नहीं है। उनको अगर हम जोड़ते हैं, उनको अगर साथ लेते हैं, तो वो बोझ नहीं होता है, वो एक प्रकार से ताकत बन जाता है। छोटा सा परिवार हो, परिवार में भी एक पुरुष मेहनत करता है, कमाता है, लेकिन मान लीजिए वहाँ परिवार में महिला को एक छोटा सा काम मिल जाता है 2 घंटे 3 घंटे का, तो परिवार की आय में बढ़ोतरी हो जाती है, उसको जरा बाहर एक्सपोजर मिल जाता है, उसका परिवार को चलाने के तौर तरीके में बदलाव आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था के अंदर उसका जुड़ाव हो गया, वरना वो आइसोलेटेड थी, 2 टाइम खाना, घर की सफाई, कपड़े धोना, उसी में लगी रही थी उसकी जिंदगी भर। तो एक एक्स्ट्रा शक्ति जो थी वो हमारी प्रोडक्टिव शक्ति में हमने कन्वर्ट कर दी। जैसे एक सामान्य परिवार में होता है, वैसा ही समाज की व्यवस्था में होता है। और इसलिए अब जैसे हिंदुस्तान में आप देखिए कि भारत का पश्चिमी छोर इकोनॉमिकली वाइब्रेंट नजर आता है, लेकिन भारत का पूर्वी छोर जो प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, वहां लोग सामर्थ्यवान है। आज देश में देखिए IAS IPS की भरमार आपको ईस्टर्न इंडिया से मिलती है, लेकिन इकोनॉमिकली हम डेवलप क्यों? क्योंकि देश इस प्रकार से एक जो सबका साथ सबका विकास मेरा मंत्र इसलिए है कि अगर पश्चिम का हिंदुस्तान विकसित हो रहा है तो उसी बराबरी पूर्वी हिंदुस्तान भी होना चाहिए। आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, आप कल्पना कर सकते हैं देश की। तो एक तो
देश का ज्योग्राफिकल एरिया उसका भी इंक्लूजन होना चाहिए डेवलपमेंट। यहाँ बढ़िया बढ़िया रोड बने और वहाँ गांव में सड़क ही ना हो, तो ये नहीं चल सकता। इसलिए आपने देखा होगा हमारे 4 साल के शासन की प्रायोरिटी में इसको है। उसी प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ किसके लिए? गरीबों के लिए। बैंक अमीरों के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसे सारे भाषण हमने सुने थे, लेकिन इस देश के 40% लोग बैंकिंग व्यवस्था से ही बाहर थे। आज हिंदुस्तान की दुनिया के हर देश में इकोनॉमी के बैकबोन में बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा एक देश भर में अभियान चलाया, गरीब से गरीब को कहा कि बैंक एयर कंडीशन मकान भले होगा, तुम्हारा उतना ही हक है वहां जाने का। इस देश में इतनी बड़ी संख्या, करोड़ों परिवार जनधन अकाउंट से जुड़े। और जब अकाउंट खोला था तब हमने कहा था कि जीरो कॉस्ट से हम अकाउंट खोलेंगे, जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलेंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे। अभियान चलाया। लेकिन देखिए, कभी कभी हम अमीरों की गरीबी देखते हैं, लेकिन कभी कभी गरीबों की अमीरी भी देखने को मिल जाती है। अमीरों की गरीबी कई बार नजर आती है, गरीबों की अमीरी पर देखें तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। इस देश के गरीबों को कहा था आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा तो भी बैंक अकाउंट खुलेगा। आज इन गरीबों ने करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए की बचत करके बैंकों में जमा किया है। ये उनके लिए बहुत बड़ी अमानत बनेगी। अब ये उनके जीवन को बदलाव आना शुरू होता है। मैं समझता हूं कि हमने समाज के इसी वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा आरंभिक आधार होता है। अगर हमें सामाजिक मूवमेंट चलानी है, वहां शिक्षा के द्वारा हम परिवर्तन लाते हैं तो उनको साथ जोड़ने का दरवाजा खुल जाता है। इन दिनों आपने मार्क किया होगा देश में कैसे बदलाव आ रहा है। हमारे देश के सोशल साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करना चाहिए, लिखना चाहिए। पहले 10th 12th के रिजल्ट आते थे तो बड़े शहर की बड़ी स्कूल, एयर कंडीशन स्कूल के बच्चे आते थे। आज टायर 2 टायर 3 सिटी के गरीब के बच्चे आते हैं। तो अखबार में जब पढ़ते हैं कि पिताजी ऑटो रिक्शा चलाती हैं और बेटी बोर्ड के अंदर प्रथम नंबर के लेकर के आ गई, हम देखते हैं। इन दिनों एशिया के जो गेम्स हुए, जितने हमारे विनर्स हैं उसमें से 80% झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए बच्चे हैं जी। कल्पना की होगी किसी ने उनके न्यूट्रिशन की भी चिंता नहीं की होगी, न उनको वो न्यूट्रिशन मिला होगा जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए। एक स्टेज आने के बाद उनको ट्रेनिंग मिली और उसी जिंदगी से गुजर करके आए हुए बच्चों ने देश का नाम रोशन कर दिया। क्यों? ये इंक्लूजन का जो प्रयास है उसी का परिणाम है कि जिन तरफ कभी कैमरा नहीं लगा था, जिस तरफ नजर नहीं गई थी, उनको तरफ गई। आप भी इसको कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं जो शायद प्रेरणा दे सकता है, जिसको आनंद जी ने जो सवाल पूछा था उसके साथ भी जोड़ा जा सकता है। आप भी जो इंक्लूजन की बात करते हैं, अल्टीमेटली एक इंस्पिरेशनल मूवमेंट की जरूरत है। क्या हम लोग, और मैं चाहता हूं आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों से, वो खास कहता हूं आईआईटी से जुड़े हुए, हमारे देश में आप चारों तरफ जाइए, नकारात्मकता, नेगेटिविटी इतना तूफान खड़ा हो चुका है कि उसमें आप उलझ जाते हैं। अच्छा, अगर 24 घंटे टीवी देखें तो साहब आपको लगेगा इस देश में रह ही नहीं सकते। टीवी के स्क्रीन के बाहर भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। टीवी के स्क्रीन के बाहर भी हिंदुस्तान के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं? और मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा सेल्फ फॉर सर्विस वाला पोर्टल है, उसमें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए जिसमें पॉजिटिव इंस्पिरेशनल न्यूज शेयर किए जाए। हमने देखा, सुना, डाल दिया। देखिए, देश में एक बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा पॉजिटिविटी का। ये भी कोई मैं समझता हूं सोशल स्टार्टअप के रूप में काम उठा करके इस सेल्फ फॉर सर्विस के साथ जोड़ करके ये भी इंक्लूजन के लिए ताकत बन सकता है। क्योंकि ये गरीब जब सुनता है कि भाई एक गरीब ने एक काम किया, दूसरे को हमारे देश में चोरी की घटनाएं फ्रंट पे छपती होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला
10 लाख की थैली को भूल गया, जाकर के वापस देखने के लिए दिन भर उसको खोदता रहता है कि नोट किसके थे, उससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? वो भी तो हमारा ही देश का नागरिक है। और इसलिए ये चीजें इंक्लूजन के लिए औरों को काम करने के लिए प्रेरणा देती है। मैं चाहूंगा कि समाज के जिन लोगों को अवसर नहीं मिला है, किसी में पोटेंशियल कम नहीं होता है जी, हर एक में पोटेंशियल भरपूर होता है, अवसर की कमी होती है। हम अगर उंगली पकड़ करके ले आए, वो परिवर्तन ला करके देता है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ, सोशल इंक्लूजन के साथ साथ जो समाज में पीछे रह गए हैं उनको बराबरी में लाने का जो बीड़ा उठाया है, आपको ईश्वर बहुत ताकत दे, सफलता दे। बहुत धन्यवाद। माननीय, अब हम 2 जगह से और कनेक्ट होंगे। हम कॉग्निजेंट चेन्नई से जुड़ रहे हैं, वहाँ पर मंगल नटेश है। मैं वहाँ पर जो भी मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे पास में वक्त कम है, तो अपनी तरफ से आपसे निवेदन है कि स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ही पूछें, और कुछ सजेशन आपकी तरफ से है तो वो स्ट्रेट अवे उसकी ही बात करें हम। Good evening, Honorable Minister. On behalf of everyone at Cognizant, congratulations on winning the Civil Peace Prize Award. Thank you. I am Deepak Prabhu and I am the lead volunteer for Cognizant Employee Volunteering Program Outreach. Out of the 185,000 employees in Cognizant India, we have more than 40,000 active volunteers, many of whom volunteer every week. Our vision in the Cognizant Outreach Program is to make a tangible difference in the field of education, environment, and community welfare through the voluntary participation of our employees. For example, in education, our vision is called as 100 to the power 4. We aim to help schools we partner with achieve 100% pass rate, 100% graduation, and we help them with, we help 100% of the students with employability skills. Every week, hundreds of our volunteers volunteer to teach English, math, and computer science to students in government schools across India. I request you to kindly ask your question. Mangal Natesh is there, I think. Sure, I'll hand over to Mangal Natesh, who will share his volunteering experience in supporting people with disabilities and mainstreaming them into society. Mangal, we are short of time. I request you to kindly straight away come to the question. Sure. Good evening, Honorable Prime Minister Ji. Before asking you the question, I just want to spend 1 minute sharing with you our Indian wheelchair basketball team. Few representatives are here, along with its president, Mrs. Madhavi. The reason why I wanted to showcase this team in front of you is that one of our colleagues, Tayu, who is a basketball player, was initially volunteering to logistically support this team and moving to different places in training them and so on. Finally, out of the passion, he learned wheelchair basketball himself, and he is now one of the coaches for the Indian wheelchair basketball team. And this team last year has won the bronze medal in Bali, Indonesia. So this is one of the highlighting features that I want to share with you. Thank you. So with this, I directly go on to our question. We observe, in IT industry that there's a lot of people who retire at, their late 40s and early 50s. And there's also a large diaspora which, is eager to give back their time through Skype and various cloud platforms for a cause back home in India. So is there a way that the portal or, apart from the portal, that these talents could be utilized for such a noble cause? I ask you this question because I strongly believe that you would agree with me in stating that there's no retirement age for volunteering for a cause. So that's my question. Thank you. Thank you. आपने सही सवाल पूछा। हमारे दुनिया में फैले हुए हमारे देश के लोग
जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव से बहुत कुछ पाया है, उन सब के मन में रहता है कि हमने देश से जो दिया है, देश को हम कुछ लौटाएं, ये उनके मन में रहता है। और हर एक के मन में रहना चाहिए कि हमें जो मिला है उसमें से समाज को कुछ न कुछ देना चाहिए। जिसके पास जो क्षमता है, शक्ति है, पैसे वाला पैसे दे, ज्ञान वाला ज्ञान दे, परिश्रम वाला परिश्रम दे, लेकिन हर किसी के मन में रहना चाहिए कि हम कुछ दें। और अच्छी बात है कि आप इसका अगर एक सरल बताऊं तो भारत सरकार की तरफ से MyGov.in एक पोर्टल चलता है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था है। उसी प्रकार से हमारे HRD मिनिस्ट्री ने एक योजना बनाई हुई है कि हमारे देश में जो फैकल्टीज़ की ज़रूरत होती है, दुनिया में इस प्रकार से जो रिटायर्ड लोग हैं, नॉट नेसेसरी भारतीय हो, भारत के बाहर के भी हो सकते हैं, वे भी अगर भारत आकर के हमारे स्कूल कॉलेजेज में 6 महीना 1 साल देना चाहते हैं, अपने विषय की उनकी विशेषता होगी, तो हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं और एक व्यवस्था खड़ी की है। इन दिनों काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं और हमारी कई ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी के रूप में 6 महीना 8 महीना 12 महीना काम करते हैं और फिर वापस जाते हैं। कुछ लोग बार बार भी आ रहे हैं और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब लोग रजिस्टर करवाते हैं। उसी प्रकार से मेरा अपना नरेंद्र मोदी ऐप जो है, उस पर भी एक इस प्रकार से देश के लिए कुछ करने का इरादा है, तो मेरी ये रुचि उसकी एक व्यवस्था है, उसमें भी आ सकते हैं। और अब बहुत सरल हो गया है सेल्फ फॉर सर्विस, जिसमें ये सारी व्यवस्था उपलब्ध है उस पोर्टल में कि आपके पास क्या है और आप क्या देना चाहते हैं। तो जिसको ज़रूरत है, ये नेटवर्किंग का काम भी ये सेल्फ फॉर सर्विस के माध्यम से आसानी से होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि जिस टैलेंट की आप बात करते हैं, उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके चॉइस के अनुसार हो सकता है और ज़रूर आपके इस प्रयास को सफलता मिलेगी। धन्यवाद। माननीय, अब हम आखिर में भुवनेश्वर से कनेक्ट होने जा रहे हैं। माइंडट्री कंपनी की तरफ से जो महानुभाव हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया अपना सवाल करें और अपनी तरफ से कोई सजेशन हो तो वो करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार भुवनेश्वर से। आज तक मन की बात सुनते आ रहे थे, आज दिल की बात आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2 सवाल हैं। पहली बात है इनोवेशन की। मानव इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी नई खोज यानी कि इनोवेशन किसी बाहरी दबाव या प्रभाव से नहीं हुई, बल्कि इसलिए हुई कि मनुष्य के मन के भीतर एक शक्ति ने जोर मारा और कहा, ये सेवा ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। मेरी क्यूरी को रेडियम की खोज के लिए किसी ने निर्देश या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। बिल गेट्स को किसी ने नहीं कहा कि आइए माइक्रोसॉफ्ट बनाइए। अब सवाल उठता है कि इस भीतर की ताकत को कैसे ढूंढा, संवारा और मजबूत किया जाए। आप इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जय जगन्नाथ। ये बात सही है कि एक भीतर से दबाव आता है तभी कुछ चीजें होती हैं। कोई बाहर से इंजेक्ट करने के कारण इस प्रकार की चीजें होती, ऐसा नहीं है। कुछ लेकिन हमने आदतें बनानी पड़ती हैं, स्ट्रक्चरल। हम लोग छोटे थे, हम में से सबका अनुभव होगा, स्कूल में मास्टर जी ऐसे लिखवाते थे। कुछ जगह पे डेली लिखवाते थे, कुछ जगह पे महीने में एकाध करवाते और कहते थे कि मैंने आज किया हुआ सेवा कार्य। और आपने देखा होगा सब बच्चे लिखते थे कि मैं आज रास्ता क्रॉस कर रहा था तो मैंने एक प्रज्ञा चक्षु का रास्ता क्रॉस करवाया। अब उस गांव में क्या इतने प्रज्ञा चक्षु होंगे क्या? और उस गांव में क्या इतना बड़ा ट्रैफिक जाम रहता होगा क्या, किसकी जरूरत पड़ी होगी? लेकिन लिखते थे और मास्टर जी भी खुश होते थे, चलो ये लिख करके ले आया। लेकिन इरादा ये था कि उसके अंदर एक समाज सेवा का संस्कार हो, मूल इरादा ये था। हमें आदत डालनी चाहिए। हम पॉपुलरली 2 चीजों की चर्चा सुनते हैं, IQ, EQ। अब समय की मांग है कि हम SQB की इन बिल्ट व्यवस्था करें, सोशल कॉन्सेंट। क्योंकि हम IQ, EQ के साथ अगर SQ नहीं जोड़ते हैं तो शायद
ये जो हमारा टेम्परामेंटली डेवलपमेंट होना चाहिए। एक बार हमने खेत जोत करके रखा तो फिर बीज और बारिश इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ न कुछ निकलेगा। हमें हमारे लोगों के मन मंदिर को करने की जरूरत है। आपने कहा आप मन की बात सुनते हैं, आज दिल की बात सुनते हैं। हकीकत ये है कि मैं योग की दुनिया से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और जहाँ पर मन और दिल अलग नहीं होते हैं, मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, इमोशन सब कुछ वो योग के कारण पैदा होता है। इसलिए मन की बात करता हूँ तब भी वो दिल की ही होती है और वो सामाजिक संवेदनाओं से भरी हुई होती है। लेकिन आपकी बात सही है कि सामाजिक काम करना अपने आप में सदियों से हमारे देश में प्रतिष्ठा का विषय रहा है। सबसे बड़ा फायदा इससे होने वाला, आप देखिए इतने हमारे उद्योग जगत के या इस व्यापार जगत के मित्रों के साथ जुड़े हुए लोगों ने इतने बड़ी कहानी अपने अनुभव बताए। हमारे देश में जनरल छवि ऐसी है, धन्ना सेठों को गाली देना, व्यापारियों को गाली देना, उद्योगपतियों को फैशन हो गई है। पता नहीं क्यों हुई है, मैं हैरान हूं इससे और मैं इसका घोर विरोधी हूं। देश को बनाने में हर किसी का योगदान होता है। आज ये देखा तो पता चलेगा कि इन सारी कंपनियों ने अपने CSR के माध्यम से, आई व्यवस्था से अपने ब्रिलियंट स्टाफ को कहा भाई चलो 5 दिन तुमको सेवा के लिए जाना है तो जाओ, तुम्हारी नौकरी चालू रहेगी। छोटी चीजें नहीं है, समाज जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म पर जब आया तो सबकी आंखें खुल जाएगी, अच्छा देश के हर कोने में हमारे लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। ये जो सामूहिकता की ताकत बहुत बड़ी होती है। मुझे लगता है कि जो प्रेरणा का जो आधार है भी, उसमें भी ये सेल्फ फॉर सर्विस वाला जो हमारा एंगल है वो बहुत बड़ा रोल करेगा। और आप कम्युनिकेशन वर्ल्ड के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के लोग हैं और आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत हो सकता है, रीच भी बहुत हो सकती है। और आप उन चीज़ों से जुड़े हुए जो लो कॉस्ट होती है तो उसको जितना ज़्यादा हम करेंगे हम प्रेरणा का कारण बनेंगे और हमारे इस प्रयासों से अधिकतम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और एक ही कितने ही फूल कहीं कहाँ मिले, लेकिन जब गुलदस्ता बनता है तो उसका आनंद कुछ और होता है। मैं समझता हूँ आज इन सेवा वृत्तियों का गुलदस्ता बनाने का काम हुआ है। आज यहाँ पर इस प्रयास से सेवा भाव से अपने आप को खपाने वाले, नए नए क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, और वो भी हमारी नौजवान पीढ़ी कर रही है। भारत माता को गर्व होता होगा कि मेरे देश के अंदर ऐसे भी फूल खिले हैं जो सुगंध फैलाने का काम निरंतर करते रहते हैं, अनेकों की जिंदगी बदलने का काम करते रहते हैं। मैं उन सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस काम को बड़े मनोयोग से किया है, जी जान से किया है। मैं उन सभी कंपनियों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने आर्थिक विकास के साथ साथ उन्होंने सामाजिक जिम्मेवारियों के लिए भी अपनी व्यवस्थाओं का उपयोग किया है, अपनी टैलेंट का उपयोग किया है। हमारे देश में देश को आगे बढ़ाने के लिए जन जन की भागीदारी अनिवार्य है। 125 करोड़ देशवासी आगे बढ़ना तय कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हिंदुस्तान को पीछे रख सकती है। हिंदुस्तान को आगे आना है, 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति से आगे आना है और सही दिशा में आगे जाना है। हर एक की अपनी अपनी दिशा से परिणाम नहीं आता है, सब मिलाकर के एक दिशा पर चलते हैं तब जाकर के परिणाम आता है। और मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं। 4 साल के मेरे छोटे से अनुभव से मैं कह सकता हूं यह देश अब तक आगे क्यों नहीं हुआ, ये मेरे लिए सवाल है। मेरे मन में सवाल नहीं है कि देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मेरा विश्वास है देश बहुत आगे बढ़ेगा। विश्व में सारी चुनौतियों को पार करते हुए हमारा देश अपना स्थान बना करके रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं इस कार्यक्रम की योजना के लिए सबका धन्यवाद करता हूं। आप सब बड़ी संख्या में आए और मुझे इतने लंबे अरसे तक आप सबको सुनने का, बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। देश विकास की ललक जन जन में जगाने के लिए, जन भागीदारी, लोक भागीदारी की अलख हर मन में जलाने के लिए आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद।